नमस्कार। आज हम दी अरुणाचल टाइम्स के एक लेख के आधार पर बात कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में समुदाय आधारित पक्षी अवलोकन इको टूरिज्म, इसकी क्या संभावनाएं हैं, इस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हाँ बिल्कुल। कोशिश यही रहेगी कि हम समझें कि अरुणाचल की ये जो ज़बरदस्त पक्षी विविधता है वो कैसे वहाँ के स्थानीय समुदायों के लिए एक स्थायी आजीविका बन सकती है और साथ ही पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेख में लिखा है कि अरुणाचल प्रदेश दुनिया के 25 मेगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में से एक है। हाँ। ये क्या होता है हॉटस्पॉट? हाँ, हॉटस्पॉट मतलब एक ऐसी जगह जहाँ बहुत ही ज्यादा असाधारण रूप से ज्यादा प्रजातियां मिलती हों और वो खतरे में भी हों। अरुणाचल तो देखिए कमाल का है। राज्य का करीब 80% हिस्सा जंगल है। 80%? हाँ, और यहाँ लगभग 750 पक्षी प्रजातियां रिकॉर्ड की गई हैं। आप सोचिए, ये भारत की कुल पक्षी प्रजातियों का लगभग 57% है। अच्छा, 57%। जी, इसी वजह से ये देश का दूसरा सबसे विविध राज्य है पक्षियों के मामले में। और यहाँ 25 तो अधिसूचित महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र इम्पोर्टेंट बर्ड एरियाज भी हैं। 750 प्रजातियां, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। और क्या इसमें हाल में कुछ नया भी जुड़ा है, कोई नई खोज? हाँ बिल्कुल। हाल के सालों में जैसे हिमालयन फॉरेस्ट थ्रश मिली है और एक बहुत खास बुगुन लियोसिचला, ये नई प्रजातियां दिखाती हैं कि अभी भी कितना कुछ जानना बाकी है वहाँ। अच्छा। और स्केलेटर मोनाल के भी एक नई उप प्रजाति मिली है। फिर वहाँ के जो अलग अलग लैंडस्केप हैं वो प्रवासी पक्षियों के लिए भी बहुत अच्छे हैं। जैसे ब्लैक नेक्ड क्रेन आती है, रेडी शिल्डक आते हैं। और एक और मजेदार बात, भारत में हॉर्नबिल की 9 प्रजातियां मिलती हैं, उनमें से 5 अकेले अरुणाचल में हैं। 5? वाह, ये तो बहुत खास बात है। हाँ, ये जंगल की सेहत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण पक्षी माने जाते हैं। तो इतनी सारी विविधता, जाहिर है पक्षी अवलोकन इको टूरिज्म के लिए तो बहुत स्कोप होगा। लेख में कुछ जगहों का नाम भी है, जैसे ईगल नेस्ट, नामदफा, पक्के टाइगर रिजर्व। सही कहा। और अगर हम थोड़ा बाहर देखें दुनिया में, तो चीन के यूनान के प्रांत में एक गांव है बाईहुआलिंग। वो एक बहुत अच्छा उदाहरण है। वहाँ गांव वालों ने बहुत सफलतापूर्वक पक्षी अवलोकन टूरिज्म को अपनाया है। ओह, कैसे किया उन्होंने? क्या तरीका था उनका? वहाँ क्या है कि जो स्थानीय समुदाय है वो सीधे जुड़ा हुआ है। लोग अपने घरों में होम स्टे चलाते हैं, पर्यटकों को स्थानीय खाना खिलाते हैं, आने जाने में मदद करते हैं, गाइड बन जाते हैं पक्षी दिखाने के लिए। अच्छा। और अपनी बनाई हुई चीजें बेचते हैं। और सबसे जरूरी, वो खुद पक्षियों और प्रकृति को बचाने के काम में लगे हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा ही कुछ इसी तरह का मॉडल अरुणाचल में भी सफल हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। संभावना तो बहुत अच्छी है और फायदे भी कई हैं इसके। एक तो स्थानीय लोगों को एक अलग टिकाऊ आय मिलेगी। इससे क्या होगा कि जंगलों पर जो उनका निर्भरता है, दबाव है, वो कम होगा। फिर ये सीधे सीधे जैव विविधता बचाने में मदद करेगा। हाँ, वो तो है। और शायद नई पक्षी प्रजातियों की खोज में भी मदद मिले। और आजकल जैसे क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, तो उसमें भी मददगार हो सकता है, खासकर हिमालय जैसे संवेदनशील इलाके में। लेख में ये भी लिखा है कि ईगल नेस्ट में बुगुन समुदाय तो कुछ ऐसा कर ही रहा है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि दूसरी जगहें भी हैं, जैसे मॉलिंग नेशनल पार्क है, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, तवांग का इलाका, टैली वैली, यहाँ भी बहुत संभावनाएं हैं। बिल्कुल है, लेकिन इसको जमीन पर उतारने के लिए एक मिलकर कोशिश करने की जरूरत है। जैसे वन विभाग है, पर्यटन विभाग है, रिसर्च वाले संस्थान हैं, NGOs हैं, और सबसे जरूरी वहाँ के स्थानीय समुदाय। हाँ, समुदाय की भागीदारी तो सबसे अहम होगी। जी, इन सब को साथ मिलकर काम करना होगा। और जो स्थानीय लोग हैं उनकी क्षमता बढ़ानी होगी, उनको ट्रेनिंग देनी होगी, जागरूकता फैलानी होगी। ये सब पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अरुणाचल प्रदेश सिर्फ पक्षी प्रेमियों के लिए ही जन्नत नहीं है, बल्कि यहाँ समुदाय आधारित इको टूरिज्म एक ऐसा रास्ता बन सकता है जहाँ पर्यावरण भी बचे और स्थानीय लोगों की तरक्की भी हो। हाँ, और यहाँ एक अहम सवाल ये भी उठता है कि ये जो पर्यटन का विकास है, इसे स्थानीय समुदायों को ताकत देने और प्राकृतिक संसाधनों के सही टिकाऊ प्रबंधन के साथ कैसे प्रभावी ढंग से जोड़ा जाए। बिल्कुल। तो आज की बातचीत के बाद एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या चीन के बाईहुआलिंग जैसा समुदाय वाला संरक्षण और पर्यटन का मॉडल अरुणाचल की अपनी जो खास संस्कृति है और जो पारिस्थितिकी है, उसको ध्यान में रखते हुए राज्य के दूसरे हिस्सों में भी कामयाब हो सकता है? और अगर हाँ, तो उसके लिए क्या कुछ बदलने की या अनुकूलन की जरूरत पड़ेगी?